आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर यहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा ही जाता है। मैं जो भी बातें बताऊं, जो भी चीजें बताऊं, उसको आप लोग जो है अच्छे से नोट करिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे पहले हम लोगों ने कौन सा मतलब अधिनियम देखा था? 1919 वाला। तो जो ब्रिटिश सरकार है ना, समय समय पर इस तरह के अधिनियम लाती रहती थी, जो अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको बोला जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। देखो जो साल है ना, जिस साल वो पारित होगा उस साल के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये 1935 में पारित हुआ था, अगस्त 1935 में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके पहले वाला जो था भारत सरकार अधिनियम, वो 1919 में आया था। इसी कारण उसको जो है भारत शासन अधिनियम 1919। उसके पहले 1909 में आया था, उसके पहले 1892 में आया था, और उसके पहले काफी बहुत सारे आए हुए थे अधिनियम लोग। तो हमने जो है इससे पहले के सभी अधिनियमों को डिटेल में पढ़ा हुआ है। आप लोग मेरे चैनल में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। भारत का संवैधानिक विकास नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके अंदर ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो बात करेंगे हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में। क्यों महत्वपूर्ण है भारत सरकार अधिनियम 1935? तो देखिएगा, हमारा जो वर्तमान संविधान है, वर्तमान जो संविधान है, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस संविधान का अधिकांश भाग जो है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 से जस का तस उठा लिया गया है। इसके पहले हम लोगों ने जो अधिनियम देखे, 1919 का हो या 1909 का हो, वो उतने बड़े नहीं थे। ये बहुत था, इसमें बहुत सारी धाराएं दी हुई है। ये काफी मतलब जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी अधिनियम लाए गए ना, उनमें ये सबसे बड़ा है 1935 का अधिनियम। और 1935 के अधिनियम के काफी कुछ चीजें जो है हमारे संविधान में आज भी जारी है। मतलब आज हमारे भारत में जो कानून व्यवस्था है, उसमें से काफी सारी चीजें जो है इस अधिनियम से लिया गया है। तो बात करेंगे कि भाई इसकी ये मतलब जब पारित हुआ 1935 में, तो उसके पहले क्या परिस्थितियां थी, मतलब कि इसके पारित होने के पहले ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई, क्या परिस्थितियां रही इस अधिनियम के पारित होने के पहले। तो देखिएगा, इसके पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 के पहले 1919 में भारत शासन अधिनियम आता है, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये जो 1919 का अधिनियम था, ये असंतोषजनक था। जो भारत के जो नेता थे, उन्होंने बोला कि भाई ये अधिनियम असंतोषजनक है, क्योंकि जो भारत के लोग, भारत की जनता जो डिमांड कर रही थी, उन चीजों को वो पूरा नहीं कर सका था। इसके अलावा 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया जाता है, जिससे भारतीय बड़े परेशान थे। उसके बाद देखिएगा, असहयोग आंदोलन आता है, जिसमें भारत की जनता जो है एकजुट होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करती है। इसके बाद आगे चल करके स्वराज दल की स्थापना होती है। स्वराज दल कांग्रेस का ही एक भाग था, जिसको कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन्होंने जो है स्थापित किया था। डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है इनका क्या उद्देश्य था स्वराज दल के लोगों का। तो इनका उद्देश्य ये था कि वो लोग जो है चुनाव में भाग लेंगे, और जो विधान परिषदें हैं वहां पर जाएंगे, और वहां पर जो ब्रिटिश सरकार है, अगर वो कोई भारतीयों के विरुद्ध कोई अधिनियम ला रही है, तो उसको हम रोकेंगे। कोई अच्छा अधिनियम है, कोई अच्छा कानून है, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से। इसके बाद आगे चल करके भारत में साइमन कमीशन का आगमन होता है। साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था? 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए कि ये सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगर कुछ खामियां हैं तो आगे हमको क्या करना चाहिए। तो जो साइमन कमीशन है, ये 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लेकिन साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता, अपनी जांच पूरी करता, इसके पहले ही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को चुनौती दी जाती है कि आप स्वराज की मांग कर रहे हो, आप देश खुद चलाना चाहते हो, तो देश चलाने के लिए जिस संविधान की आवश्यकता होती है, आप उसकी रूपरेखा तैयार कीजिए। तो इस चीज को जो है भारतीयों ने स्वीकार किया, और पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में उन्होंने जो है भारत के भावी संविधान की रूपरेखा तैयार की, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से
जानते हैं। इसके बाद फिर आगे चल करके जो उस समय के जो वायसराय होते हैं लॉर्ड इरविन, वो जो है घोषणा करते हैं कि जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत होगी तो हम लोग जो है गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे और भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने की कवायद शुरू करेंगे। इस तरह से वो बात करते हैं। हालांकि उसमें कोई स्पष्ट वो बोलते नहीं है कि कब तक मिलेगा या देंगे या नहीं देंगे, इस बात को वो स्पष्ट नहीं करते हैं। इसके बाद फिर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। इसी बीच साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जैसा कि लॉर्ड इरविन ने बोला था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद हम गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे, तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट आने के बाद गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों जो है विफल रहा था। कोई मतलब स्थायी हल नहीं निकल पाया था। जो समस्या किसमें रही, वो जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उस पर जाकर मामला अटक रहा था, क्योंकि जो दलित वर्ग था वो भी अपने लिए सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की मांग कर रहा था। जबकि भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, वो दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली देने को तैयार नहीं थे। तो ये चीजें होती है। तीनों गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाता है बिना किसी हल निकाले, मतलब कि उसका जो है जो गोलमेज सम्मेलन है वो सफल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी गोलमेज सम्मेलन में जो भी कुछ हुआ, अंग्रेजों ने जो भी कुछ देखा, तो अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन समाप्त होता है तो उसके बाद गोलमेज सम्मेलन में जो भी निर्णय लिए गए थे, गोलमेज सम्मेलन में जो भी अनुशंसाएं की गई थी, उनको 1933 में एक श्वेत पत्र में जारी किया जाता है। ब्रिटिश सरकार का जो ऑफिशियल जो पत्र है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना राजपत्र, कोई भी सरकारी दस्तावेज राजपत्र में प्रकाशित होता है ना, तो जो ब्रिटेन का जो राजपत्र है वो क्या है, श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर। तो जो गोलमेज सम्मेलन की जो अनुशंसाएं हैं वो 1933 में एक श्वेत पत्र में प्रकाशित होती है और इसमें ना एक समिति के गठन की भी बात कही गई थी कि एक समिति गठित की जाएगी जांच पड़ताल के लिए। और साथ ही साथ इस श्वेत पत्र में यह भी कहा गया था कि भारत के लिए एक नवीन भारत के लिए एक नवीन अधिनियम लाया जाए। यह किसमें बोला गया था, उस श्वेत पत्र में, जिसमें गोलमेज सम्मेलन की अनुशंसाओं को उल्लेखित किया गया था कि भाई भारत के लिए एक नया अधिनियम लाया जाए, इसकी सिफारिश की गई थी। और उसी के बाद जो है जो भारत के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया जाता है और इसको जो है अगस्त 1935 में पारित किया जाता है, जिसको हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जानते हैं। तो इसको कब पारित किया गया था, अगस्त 1935 में। ध्यान रखेंगे जो भी अभी मैंने बातें बताई, अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग फिर से वीडियो देखिएगा या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स बता सकते हैं। तो इस तरह से ये जो अधिनियम है ये पारित हुआ। अब हम लोग बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं अथवा इस अधिनियम में जो प्रमुख बातें थी, जो प्रमुख धाराएं थी, उनको एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं, जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। पहली चीज आपको याद रखना है कि यह पारित कब हुआ था, अगस्त 1935 में। अब बात करते हैं इसके पहले विशेषता की, तो अखिल भारतीय संघ के स्थापना की बात कही गई थी। क्या बोला गया था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इसमें जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे भारत में, उन सब का इस अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। लेकिन जो देसी रियासत थे, भारत में जो देसी रियासत थे ना, जो राजे रजवाड़े थे, उनका इस भारतीय संघ में सम्मिलित होना वैकल्पिक था। अगर वहां के राजा महाराजा चाहें तो वे इस संघ में शामिल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा दूसरा जो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। द्वैध, ये धन का ध है, शासन की स्थापना। इससे पहले हम लोगों ने 1919 के अधिनियम में पढ़ा था कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना
की गई थी। अब जो है इस भारत सरकार अधिनियम के तहत जो प्रांतों में द्वैत शासन चल रहा था ना, उसको समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की जाती है। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया, तो वो 1919 के अधिनियम में था। और प्रांतों में द्वैत शासन को कब समाप्त किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। ये किस तरह से की गई इसको हम लोग जानते हैं। मैंने जो प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित हुआ था उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ था, तो कुछ कुछ वैसी ही व्यवस्था जो है इस बार केंद्र में की गई। प्रांतों से हटा करके कहां किया गया, केंद्र में किया गया। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि पिछले हम लोगों ने देखा था 1919 वाले अधिनियम में प्रांतों में जो द्वैत शासन स्थापित किया गया था उसके तहत शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। एक आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। तो बिल्कुल वैसा ही यहां किया गया केंद्र में द्वैत शासन। तो जो भी प्रशासनिक शक्तियां थी केंद्र में उसको दो भागों में बांट दिया गया। पहला था सुरक्षित विषय। पहला क्या था, सुरक्षित विषय। दूसरा था हस्तांतरित विषय। इसको 1-2 कर देते हैं ना, 1-2। दूसरा हस्तांतरित विषय। अब पहले हम लोग ना सुरक्षित विषय को देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये जो दोनों हैं, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, दोनों ही शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार किसको था, गवर्नर जनरल। यहां मैं गवर्नर जनरल बोलूं ना तो उसका मतलब होगा वायसराय। गवर्नर जनरल बोलूं तो उसका मतलब क्या होगा, वायसराय। क्योंकि आप ये जो अधिनियम पढ़ोगे ना तो इसमें जो गवर्नर वायसराय है उसको गवर्नर जनरल ही लिखा जाएगा। जो वायसराय है ना उसका पूरा नाम था वायसराय ऑफ गवर्नर जनरल, ऐसा ही कुछ था, थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल रहा है। लेकिन यहां गवर्नर जनरल मतलब क्या, वायसराय। ध्यान रखेंगे इस चीज को। 1858 से जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको जो है ऑफिशियली आधिकारिक रूप से क्या कर दिया गया, वायसराय। लेकिन साथ में गवर्नर जनरल शब्द को भी जोड़ा गया था। आप लोग लिखेंगे तो गवर्नर जनरल लिखिएगा, साथ में वायसराय भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों ही तरह के शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, गवर्नर जनरल। लेकिन ये जो द्वैध शासन है इन शक्तियों के प्रयोग के तरीके में छुपा हुआ है। देखिए, इसको मिटा देते हैं गवर्नर जनरल को फिलहाल के लिए। अब देखिएगा, जो गवर्नर जनरल है यही दोनों शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो जो जो सुरक्षित विषय हैं इनका प्रयोग गवर्नर जनरल कैसे करेगा, तो मैंने बताया है काफी पहले से, जब से हम लोग पढ़ रहे हैं ना आधुनिक भारत का इतिहास। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, तो बीच बीच में गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का जिक्र बार बार होता आया है। गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी या फिर कार्यकारिणी परिषद हुआ करती है जो कि गवर्नर जनरल को सलाह देने का काम करती है। और इस कार्यकारिणी परिषद का जो चुनाव है, जो चयन है, वो कौन करता है, सीधा सीधा ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये सीधा सीधा जो कार्यकारी परिषद है ये ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में होता है। तो जो सुरक्षित विषय हैं जिसमें बड़े बड़े मामले आते थे, जैसे कि विदेशी मामले, रक्षा हो गया, जनजातीय हो गया, धार्मिक मामले हो गए, ये सब जो है ना सुरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे, जो कि बड़े बड़े मामले थे। रक्षा का मामला हो या फिर विदेश नीति हो, धार्मिक मामला। देखो, जो धर्म का जो मामला था ना उस टाइम पर अंग्रेजों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि धर्म के आधार पर ही वो लोग जो है लोगों को बांट बांट कर भारत में शासन कर रहे थे। इसके अलावा जो जनजातीय मामले हैं वो भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पर। तो जितने महत्वपूर्ण मामले थे, जो महत्वपूर्ण विषय थे या फिर कहें महत्वपूर्ण शक्तियां थी, वो सुरक्षित विषय के अंतर्गत आती थी। और इन शक्तियों का प्रयोग गवर्नर जनरल या फिर कहें वायसराय, वो किसकी सलाह पर करता था, अपने कार्यकारी परिषद के सलाह पर। कार्यकारी परिषद के सलाह पर वो इन शक्तियों का प्रयोग करता था। और ये जो कार्यकारी या फिर कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य होते थे वो सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने हुए होते थे, उनके नियंत्रण में होते थे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो महत्वपूर्ण विषय थे, जो सुरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे,
वो सीधे सीधे जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित होंगे इस भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। उसके बाद देखिएगा दूसरा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत वे तमाम शक्तियां आती थी जो जन कल्याणकारी टाइप की थी, जैसे शिक्षा हो गया, सुरक्षा हो गया, मतलब आंतरिक सुरक्षा, पुलिस मतलब आंतरिक सुरक्षा से मतलब वो जो बड़े वाले मामले हैं वो तो यही आते थे, लेकिन जो शिक्षा हो गया, दूसरे कल्याणकारी कार्य हो गए, वो सब जो है इसमें आते थे, जिससे अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं होता था। मतलब कि भारत के लोग पढ़े लिखे, उससे उसको कोई मतलब नहीं, बस भारत के लोग इतने पढ़ लिख जाएं कि उनकी भाषा को समझ सके, बस अंग्रेजों को बस इतना ही चाहिए था। लेकिन हमारे देश के जो महान महान लोग थे, जो विद्वान टाइप के लोग थे, वो लोग जो है पढ़ते गए और बड़े मतलब विद्वान बनते गए। तो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत जो भी शक्तियां थी, जो भी पावर थे, उनका प्रयोग गवर्नर जनरल मंत्री परिषद की सलाह से करता था। किनकी सलाह से? मंत्री परिषद। अब देखिएगा ये जो मंत्री परिषद है या फिर मंत्रिमंडल, ये केंद्रीय विधान परिषद के से चुने जाते थे। जो केंद्रीय विधान परिषद था ना, उससे चुने जाते थे मंत्री परिषद। और ये जो मंत्रीगण है, ये केंद्रीय विधान परिषद या इसी को हम लोग बोल सकते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका, उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के जो सदस्य थे ना, मैंने स्वराज्य दल का जिक्र किया। स्वराज्य दल के जो लोग थे वो क्या चाहते थे? चुनाव लड़ करके विधान परिषदों में जाकर के जो भी वहां काम हो रहा है, अगर भारतीयों के खिलाफ हो रहा है तो उसमें अवरुद्ध उत्पन्न करना। तो वैसे ही जो केंद्रीय विधान परिषद है या फिर केंद्रीय व्यवस्थापिका है, वहां पर जो भारत के लोग हैं काफी सारे, वो लोग भी वहां चुन करके जाते थे। तो ये जो मंत्री परिषद है या फिर मंत्रिमंडल है, इन पर उस केंद्रीय व्यवस्थापिका या फिर केंद्रीय विधायिका का नियंत्रण होता था। तो जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती थी? केंद्रीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती थी। जैसे आज भी होता है ना, हमारे भारत में जो मंत्रिमंडल है वो जो हमारा जो संसद है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। अगर वो संसद में अपना विश्वास खो बैठे तो उसको जो है त्याग पत्र देना पड़ सकता है। तो यहां भी बिल्कुल वही वाला मामला था। अगर मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो केंद्रीय विधान परिषद में अपना विश्वास खो बैठेंगे तो उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा जो माफी चाहूंगा मैं बार बार केंद्रीय विधायिका बोल रहा हूं, उसका भी वही मतलब होगा। मतलब सब जो है एक दूसरे के थोड़ा सा समानार्थी शब्द हम बोल सकते हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय विधान परिषद या फिर केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधानसभा, आपको अलग अलग पुस्तकों में थोड़ा अलग अलग टाइप से देखने को मिलेगा। लेकिन विधान परिषद या विधानमंडल ये ज्यादा सटीक शब्द है, ध्यान रखेंगे। तो जो केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो अगर चाहें तो मंत्री परिषद को नियंत्रित करेंगे। ध्यान रखना, जब जैसे अभी होता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही टाइप से। तो यहां पर ये जितनी शक्तियां हैं जो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे, वो कैसी शक्तियां थी? अधिकतर जन कल्याणकारी टाइप की थी, जो सीधे भारतीय जनता से जुड़ी हुई थी। तो वैसे मामलों पर जो गवर्नर जनरल है वो मंत्री परिषद की सलाह से काम करेगा। तो यही क्या था? द्वैध शासन। पहले ये प्रांतों में लागू था, लेकिन प्रांतों से हटा दिया गया, केंद्र में लगा दिया गया। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से अक्सर जो है प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिएगा जो तीसरा पॉइंट है, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, ये सब पूछा गया है बार बार। शक्तियों का विभाजन, जैसे अभी आप लोग राजनीति शास्त्र में पढ़ते होंगे कि हमारे भारत की जो शक्तियां हैं वो 3 भागों में बटी हुई है, 3 सूचियों में, संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। तो बिल्कुल वैसा ही था, 3 सूचियों में बटा हुआ था। पहला संघीय सूची, संघीय सूची, इसमें कितने? 59 विषय थे। कितने विषय थे? 59 विषय थे। दूसरा था प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची, इसमें कितने विषय थे भाई? 54 विषय थे। तीसरा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, इसमें 36 विषय थे। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है ये भी।
सीधा सीधा पूछा गया है। तो क्या किया गया कि देखो, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो सबसे बड़ी विशेषता थी ना, वो थी प्रांतीय स्वायत्तता। हालांकि प्रांतों को उतनी स्वायत्तता नहीं दी गई जितना कि बोला गया था। असल शक्ति तो भाई जो अंग्रेज थे उन्हीं के पास थी। प्रांतों में जो गवर्नर नियुक्त होता था ना, उसके पास पूरा पावर होता था। दिखाने के लिए प्रांतों को स्वायत्त घोषित किया गया था। तो यहां पर जो है जो जितनी भी शक्तियां हैं उसको 3 सूचियों में बांट दिया गया: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। जो संघ है केंद्र, वो संघीय सूची पर कानून बना सकता था और साथ ही साथ समवर्ती सूची में भी। जो प्रांत है वो प्रांतीय सूची में कानून बना सकता था और साथ साथ समवर्ती सूची में। जैसे अभी होता है ना, देखो ये जो संघीय सूची है ये संघ वाले के अधिकार में रहेगा, प्रांतीय सूची ये प्रांतीय सरकार के अधिकार में रहेगा। लेकिन जो समवर्ती सूची है ये ऐसे विषय होते हैं जो न तो पूरी तरह संघ के हवाले किया जा सकता है, जो न तो प्रांत के हवाले किया जा सकता है। तो इस पर जो है दोनों का समान अधिकार होता है। ये अभी भी ऐसे ही है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका। इसको मैं क्लीन कर दूं क्या पहले, क्योंकि केंद्रीय व्यवस्थापिका में थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे केंद्रीय व्यवस्थापिका। तो देखिए केंद्रीय व्यवस्थापिका का क्या किया गया, केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक बनाया गया। जैसे अभी हमारे भारत में जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है वो द्विसदनात्मक है ना। हमारे संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है और तीसरा कुछ है क्या, नहीं है ना। तो हमारा जो सदन है वो कैसा है, द्विसदनात्मक। सॉरी, हमारी जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है वो कैसी है, द्विसदनात्मक। इसको केंद्रीय विधानमंडल या केंद्रीय विधान परिषद भी बोल सकते हैं, केंद्रीय, या फिर इसको हम बोल सकते हैं संघीय व्यवस्थापिका। ये लिखना ज्यादा सही रहेगा, संघीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय व्यवस्थापिका, जो भी आप बोलो, लेकिन संघीय व्यवस्थापिका लिखना ज्यादा उचित रहेगा। संघीय व्यवस्थापिका कैसी बनाई गई, द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा, बिल्कुल वैसे ही। तो देखिएगा जो पहला सदन था वो क्या था, राज्य परिषद। ये होता था उच्च सदन। अभी के जो राज्यसभा है ना, आप उसके बराबर इसको समझ सकते हो। मतलब कि अभी का जो राज्यसभा है उस समय में क्या बनाया गया, राज्य परिषद। ये होता है उच्च सदन, ध्यान रखेंगे। अभी भी जो राज्यसभा है वो उच्च सदन होता है। अब देखिएगा ये जो राज्यसभा है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, तो 260। कितना, 260 सदस्य, टोटल 260 सदस्य। अब इन 260 सदस्यों में से 156 ब्रिटिश प्रांतों से, जो उस समय ब्रिटिश प्रांत थे ना, जैसे कि बंबई हो गए, मद्रास हो गया, आपका बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया। तो इस तरह से जो प्रांत थे उन प्रांतों से 156 सदस्य। इसके बाद 104 सदस्य रियासतों से। रियासत के जो राजा महाराजा होंगे ना, वो लोग इन प्रतिनिधियों को चुन करके प्रांतीय राज्य परिषद में भेजेंगे। तो 156 104 कितना हो गया, 260। अब यहां पर देखिएगा ये जो राज्य परिषद है ना, ये स्थायी सदन था। जैसे अभी हमारा जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ी बहुत भारत की राजनीति पता होगी। हमारे भारत का जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है द्विसदनात्मक है, राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा बिल्कुल राज्य परिषद के जैसा जो कि उच्च सदन होता है, और राज्यसभा और उस समय का राज्य परिषद दोनों क्या है भाई, एक स्थायी सदन है। जो अभी हमारा जो राज्यसभा है वो भी स्थायी सदन है ना, वो कभी भंग नहीं होता है। तो वैसे ही ये जो राज्य परिषद है ये भी कैसा था, स्थायी सभा था, स्थायी। इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य 3 वर्ष में चुने जाएंगे, प्रत्येक 3 वर्ष में।
प्रत्येक 3 वर्ष में चुने जाएंगे, इसके 1/3 सदस्य, और साथ ही साथ 1/3 सदस्य जो है अपना त्याग पत्र भी दे देंगे। मतलब अभी हमारा जो राज्यसभा है उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, सेम, तो ये भी वैसे ही था। तो 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 3 वर्ष में बाहर हो जाएंगे, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, और उतने ही सदस्य जो है चुने भी जाएंगे प्रत्येक 3 वर्ष में। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज है। उसके बाद देखिएगा दूसरा, राज्य परिषद हो गया। अब दूसरा सदन ये क्या था? संघीय सभा। संघीय सभा, या फिर इसको लिखा जाता है केंद्रीय सभा। संघीय सभा या केंद्रीय सभा। संघीय सभा, या इसी को क्या लिखेंगे? केंद्रीय सभा भी इसको बोल सकते हैं। केंद्रीय विधानमंडल भी बोलेंगे इसको, केंद्रीय विधायिका या केंद्रीय विधानसभा। तो ये जो केंद्रीय संघीय सभा है, ये निम्न सदन, निम्न सदन, जैसे अभी हमारा जो लोकसभा है जो निम्न सदन है, बिल्कुल वैसा ही। अब इसमें सदस्यों की संख्या क्या थी भाई? 375। कितनी थी? 375 सदस्य। और इन 375 सदस्यों में से 250 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से, और 125 सदस्य रियासतों से। बिल्कुल पहले वाला मामला। अब ये जो है संघीय सभा, ये अस्थायी सदन था। कैसी संस्था थी? अस्थायी। इसके जो सदस्य हैं ये 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, अस्थायी। तो ये आपको ध्यान रखना है, राज्य परिषद स्थायी और जो संघीय सभा है वो अस्थायी। इसके जो सदस्य हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। मतलब कि संघीय सभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष कार्यकाल। ध्यान रखना इसको। अच्छा, एक चीज यहां पर पूछा जाता है कि ये जो राज्य परिषद है जिसमें टोटल 260 सदस्य हैं, तो इसमें रियासतों के सदस्यों का प्रतिशत कितना है? तो ये आता है 40%। रियासतों से 40% सदस्य यहां चुने जा रहे हैं। आप लोग निकाल सकते हो उसको। वही यहां पर 125, ये कितना होगा भाई? 33%। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखो, हर एक चीज पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि ये पूछा न गया हो, हर एक चीज पूछा गया है। तो इसका आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं क्लीन कर लेता हूं। तो यहां से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक तो भाई आपका जो पॉलिटिकल साइंस है ना, संविधान वाला, तो वहां के लिए भी ये काम आएगा, और साथ ही साथ भारतीय इतिहास के लिए भी ये काम आएगा। दोनों ही चीजों के लिए, मतलब कि आपको ये अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक रिवीजन जरूर हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ और चीजें, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वैसे आगे बताने को। अगला देखिएगा, संघीय सभा में मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था। देखो, जो संघीय सभा है, 5वां पॉइंट करके आप लोग लिखिएगा। मैंने बताया था जो मंत्री परिषद है, जो जिसकी सलाह पर गवर्नर जनरल हस्तांतरित विषयों पर काम करेगा, तो जो मंत्री परिषद है उनके विरुद्ध संघीय सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन राज्य परिषद में नहीं लाया जा सकता था। ध्यान रखना इस चीज को कि मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जा सकता था? केवल जो संघीय सभा है वहीं पर लाया जा सकता था, वहीं पर पारित हो सकता था, लेकिन जो राज्य परिषद है उसमें ऐसा नहीं हो सकता था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसी चीजें जो है अक्सर पूछी जा सकती है। उसके बाद देखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रहने दिया गया। जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था थी ना, जिसके तहत मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, उसके बाद तो भाई दलितों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया जा रहा था, तो इस चीज को, इस व्यवस्था को जो है बने रहने दिया गया, उसको हटाया नहीं गया। और यही चीज भाई आगे चल करके क्या इसका परिणाम निकला? तो भारत का विभाजन। उसके बाद अगला देखिएगा, संघीय बजट, जो केंद्र में जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा उसमें 80% भाग ऐसा होगा जिसमें विधानमंडल के सदस्य मतदान नहीं कर सकते थे।
मतलब कि संघ में जो बजट पेश किया जाएगा उस पर बहस तो कर सकेंगे, लेकिन 80% भाग में मतदान करने का अधिकार हमारे जो भारत के जो सदस्य हैं उनको नहीं था। ध्यान रखना इस चीज को। देखो ये मतलब अंग्रेज बोले ना कि भाई हम लोग भारतीयों के हित में कानून ला रहे हैं, अच्छा अधिनियम लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, बस दिखावा भर था और बहुत तरीके से जो है भारतीयों के पर बांधने के काम किए गए थे। मतलब कि एक तरह से बोला गया कि उड़ो, लेकिन साथ ही साथ उनके जो पंख थे भाई वो कुतरा भी गया था, बांधा भी गया था। इस तरह से अगला हम लोग देखते हैं, जो गवर्नर जनरल था, मतलब कि जो वायसराय था, उसको असीमित अधिकार दे दिया गया। इसको हम लोग 8वां कर लेते हैं। यहां मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग लिखते जाइएगा जो भी मैं बोल रहा हूं। तो जो गवर्नर जनरल है उसको असीमित अधिकार दिए गए। तो कुछ अधिकार आप लोग देखिएगा, अनुदान मांगों की कटौती कर सकता था। जो गवर्नर जनरल है वो अनुदान मांगों की कटौती करने का अधिकार उसको दिया गया था। उसके बाद देखिएगा, विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत किए गए विधेयकों को गवर्नर जनरल अनुमोदित कर सकता था। मान लो कि कोई ऐसा विधेयक है जो कि भारतीयों के विरुद्ध है और इस व्यवस्थापिका में, केंद्रीय व्यवस्थापिका मतलब संघीय सभा हो या राज्य परिषद हो, तो उसने जो है उस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है उसको पारित करवाना चाहती है, अनुमोदित करना चाहती है, तो गवर्नर जनरल अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उस विधेयक को अनुमोदित कर सकता है, संघीय सभा या राज्य परिषद के स्वीकृति के बिना भी। तो इसके पास इतना पावर भी था। इसके अलावा ये अध्यादेश जारी कर सकता था। इसको ना विशेषाधिकार प्राप्त था, वीटो का विशेषाधिकार। वीटो हमारे भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है ना, वीटो। देखो जो गवर्नर जनरल है उसका जो पद था वो राष्ट्रपति जैसा था, लेकिन आज हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो खाली जो है ना, मतलब वो दस्तखत करने का काम करते हैं। असल काम कौन करता है? भारत का मंत्रिमंडल वो करता है ना, मंत्रिमंडल करता है, प्रधानमंत्री उसके मुखिया होते हैं, वो सारा काम करते हैं, केवल राष्ट्रपति का नाम होता है। लेकिन उस समय जो गवर्नर जनरल था उसकी भूमिका भी राष्ट्रपति जैसी थी, लेकिन उसके पास पूरा पावर होता था, सब कुछ जो है वो अपने हिसाब से करता था। तो इसको जो है वीटो का अधिकार भी था, विशेषाधिकार। तो अपने वीटो का प्रयोग वो किसी भी मामले में कर सकता था। उसके बाद देखिएगा, अगला जो आपको ध्यान रखना है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार गवर्नर जनरल को होता था। इसके अलावा जो वित्त के मामले होते थे वो भी जो है गवर्नर जनरल के पास ही सुरक्षित था। इसके अलावा भारत के किसी भी हिस्से में शांति व्यवस्था भंग होती है तो वहां पर भी गवर्नर जनरल को अपने स्वेच्छा से कोई भी निर्णय लेने का अधिकार था। मान लो कहीं पर क्रांतिकारियों ने कुछ उपद्रव कर दिया, अंग्रेजों को मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो वैसी स्थिति में गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिया गया कि वो जो है खुद से निर्णय ले सकता है बिना व्यवस्थापिका के स्वीकृति या उसके सलाह पर। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रांत में किस तरह से क्या हुआ। तो सबसे पहले तो भाई आपको याद रखना है कि प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूं, प्रांतों से द्वैध शासन का अंत, लेकिन केंद्र में लगा दिया गया। तो प्रांतों से द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और प्रांतों में जो है स्वशासन स्थापित किया गया। स्वशासन, प्रांतों में क्या स्थापित किया गया? स्वशासन स्थापित किया गया। लेकिन ये जो स्वशासन या फिर कहें स्वायत्तता, ये केवल और केवल दिखावे भर की थी। फिर भी ध्यान रखना, अब प्रांतों में स्वशासन स्थापित हुआ तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की भी स्थापना की जानी थी। तो उस समय 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे भाई? 11 प्रांत थे। तो 11 प्रांतों में ना जो प्रांतीय विधानमंडल, जो विधानमंडल है, प्रांतीय विधानमंडल या फिर कहें प्रांतीय विधायिका या फिर प्रांतीय विधानसभा, उसका गठन किया गया। प्रांतीय विधानसभा का गठन किया गया 11 प्रांतों में और साथ ही साथ 6 प्रांतों में ना विधान परिषद। देखो 11 प्रांतों में विधानसभा अभी होता है ना, प्रांतों में, राज्यों में विधानसभा, और 6 प्रांतों में विधान परिषद। अभी भारत के कुछ राज्यों में विधान परिषद गठित है, आप लोग बताइए कमेंट करके।
तो 6 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया और 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। तो हम लोग देखते हैं भाई ये 11 प्रांत कौन कौन से थे। वैसे उस समय 11 ही प्रांत हुआ करते थे। तो 6 प्रांत ऐसे थे जिनमें विधानसभा भी था और साथ ही साथ विधान परिषद भी था। ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है। जो 11 प्रांत हैं जिनमें विधानसभा गठित किया गया, उन्हीं 11 में से 6 प्रांतों में विधान परिषद भी गठित किया गया। तो एक बार मैं बताता जाऊंगा आप लोगों को कि किस किस प्रांत में कितने कितने विधानसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। तो आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। सबसे पहले मद्रास में 275 विधानसभा की सीटें। ये मैं विधानसभा की बता रहा हूं, ये वाला। तो मद्रास में कितना, 275, बंबई में 175, बंगाल में 250, संयुक्त प्रांत में 228, पंजाब में 175, बिहार में 152, मध्य प्रांत में 112, असम में 108, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 50, उड़ीसा में 60 और सिंध में 60। ये क्या था, विधानसभा और उसके सदस्यों की संख्या। तो यहां पर जो मद्रास है वहां पर सबसे अधिक सदस्यों की संख्या थी। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में जो स्वशासन स्थापित हुआ, तो किस प्रांत में सबसे अधिक सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। तो मद्रास में 275। अब हम लोग बात करते हैं कि जिन प्रांतों में विधान परिषद गठित किया गया था उनमें, तो देखिएगा सबसे पहले मद्रास, जहां 56 सीटें थी विधान परिषद की, ये वाला। तो मद्रास याद रखेंगे। दूसरा बंबई, वहां 56 थी, मद्रास और बंबई दोनों में 56 सीटें। बंगाल में 65, संयुक्त प्रांत में 60, बिहार में 30 और असम में 22। तो 6 प्रांत जहां पर विधान परिषद गठित किया गया, कौन कौन सा, एक बार फिर से सुनिएगा। मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम। वर्तमान समय में हमारे भारत के किन राज्यों में विधान परिषद गठित है, वो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इसका अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे स्क्रीनशॉट लेने लायक तो कुछ नहीं है, माफी चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ अन्य चीजें बात कर लेते हैं। मतलब ये तो हो गया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों के अलावा भी इस भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुछ दूसरी महत्वपूर्ण बातें भी कही गई थी, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप लोग पॉइंट डाल डाल के लिखते जाइएगा। केंद्रीय न्यायालय की स्थापना। एक मिनट, इसको केंद्रीय न्यायालय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, संघीय न्यायालय, इसको संघीय न्यायालय ज्यादा लिखना सही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय, या फिर इसको आप बोल सकते हो संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय, या इसी को बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। संघीय न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 में हुई थी और इस चीज का ना भारतीय लंबे समय से डिमांड कर रहे थे। इसके बाद देखिएगा 12वां नंबर में केंद्रीय बैंक की स्थापना। केंद्रीय बैंक, जिसको आज हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं ना, आरबीआई। तो ये भी जो है इसी अधिनियम के तहत गठित किया गया था। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद देखिएगा जो संविधान में संशोधन करने का अधिकार था ना, इस अधिनियम में एक धारा यह था कि इस संविधान में आप ये एक तरह का संविधान था। ध्यान रखना, ये जो भारत सरकार अधिनियम था ये एक प्रकार का संविधान था। ध्यान रखना, तो इस संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो है ये प्राप्त था। लेकिन यहां पर ट्विस्ट देखिएगा, ये जो संविधान में संशोधन करने का अधिकार था ना, ये न तो संघीय सभा को था और न ही केंद्रीय, न ही राज्य परिषद को। 2 सदन थे ना, राज्य परिषद और संघीय सभा। तो इन दोनों में से किसी को भी इस अधिनियम में संशोधन का अधिकार नहीं था। वो लोग जो है संशोधन के लिए प्रस्ताव
प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन उसको पारित नहीं कर सकते थे। तो फिर इस अधिनियम में संशोधन का अधिकार किसको था? तो वो था भाई ब्रिटिश संसद को। ब्रिटिश संसद को। मतलब देखो, पावर दे रहे हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं। तो जो सदस्य होंगे केंद्रीय, जो राज्य परिषद है, संघीय सभा है, उसके जो सदस्य हैं, मतलब वो क्या करेंगे? क्या वहां हाथ तो आप वैसे ही बांध दे रहे हो ना, आप बजट पर मतदान कर सकते हो। एक तो कई सारी जो शक्तियां हैं वो सीधे गवर्नर जनरल अपने हिसाब से करेगा, संशोधन का अधिकार भी नहीं है। तो जो संघीय सभा है, राज्य परिषद है, वो लोग प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं संशोधन के लिए, लेकिन उसको पारित करने का अधिकार ब्रिटिश संसद को था। ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद देखिएगा, अगला है बर्मा और अदन को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया। यह भी काफी बार पूछा गया है कि बर्मा जो 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय भारत संघ में मिलाया गया था ना, ब्रिटिश भारत में, तो उसको जो है 1935 में अलग किया गया, बर्मा व अदन को। काफी बार पूछा गया है, लगभग 50 साल तक जो बर्मा है वो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को भी। उसके बाद देखिएगा, अगला जो है, उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बनाए गए। उड़ीसा और सिंध, इसको दो नए प्रांत बनाए गए, उड़ीसा और सिंध। तो ये 1935 में अस्तित्व में आए, उड़ीसा व सिंध नए प्रांत। काफी समय से मांग चल रही थी, और जो साइमन कमीशन है उसने भी बोला था कि भाई सिंध को अलग प्रांत बना दीजिए, इस टाइप से। इसके अलावा आखिरी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है ना, उसको गवर्नर के अधीन किया गया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जो खान अब्दुल गफ्फार खां वाला क्षेत्र है ना, उसको जो है गवर्नर के अधीन किया गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को। तो ये प्रमुख विशेषताएं, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया प्रमुख प्रावधान, या फिर प्रमुख व्यवस्थाएं, या प्रमुख धाराएं, आप कुछ भी बोलिए। तो ये चीजें था। अब देखिएगा, ये जो अधिनियम जब पारित हुआ ना, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक वक्तव्य दिया था कि ये जो अधिनियम है, उन्होंने ये बोला था कि ये अधिनियम एक ऐसी कार है जो कि हम लोगों को ब्रिटिश सरकार ने दिया है, जिसमें ब्रेक तो है, बहुत सारे ब्रेक हैं, लेकिन उसमें इंजन नहीं है। मतलब कि बिना इंजन का कार है ये 1935 का अधिनियम। किन्होंने बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसको ध्यान रखना। अब भारतीयों को इससे कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये चीज भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा, जो एक तो भाई इसमें गवर्नर जनरल या वायसराय, जो भी बोलो, उसको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त थी। इसके अलावा जो प्रांतों में जो गवर्नर होता था, उसके पास भी असीमित शक्तियां होती थी। कहने को प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, लेकिन जो गवर्नर है उसके पास बहुत सारे अधिकार थे। ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद अगला है दूसरा, अगर कुछ फायदा नुकसान अगर हम लोग देखें, तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसको जस का तस बने रहने दिया गया। इसके अलावा जो ब्रिटिश सरकार थी ना, समय समय पर वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को हवा देने का काम भी करती थी, और इसका परिणाम क्या हुआ? भारत पाकिस्तान दो नए देश बने, मतलब भारत का विभाजन। केंद्र में द्वैत शासन स्थापित कर दिया गया। वैसे ही लोग जो हैं प्रांतों में द्वैत शासन से तंग थे, और अंग्रेजों ने क्या किया? केंद्र में लागू कर दिया गया। प्रांत में हटा दिया, केंद्र में लागू कर दिया। मतलब कि जो द्वैत शासन है वो समाप्त नहीं हुआ, बस प्रांतों में समाप्त हुआ, केंद्र में लगा दिया गया। उसके बाद देखिएगा, जो राष्ट्र हितों की उपेक्षा की गई, मतलब जो भारतीय स्वराज्य मांग रहे थे, स्वतंत्रता मांग रहे थे, वो ऐसी कोई बात इसमें नहीं की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता नाम मात्र की थी। तो ये तमाम बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।